रात के अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी की किरण कमरे में घुस रही थी। बेटी की माँ आईने के सामने बैठी थी, हाथों में रिश्ते की फाइल थामे हुए। बाहर बारिश की हवा आ रही थी, जैसे आसमान भी कुछ कहना चाहता हो। अचानक इसके जहन में एक सवाल गूंजा, क्या मैं अपनी बेटी को सिर्फ खूबसूरत घर, अच्छी नौकरी और मीठी बातों वाले खानदान में भेजकर मुतमिन हो जाऊंगी? लेकिन इस रात इसे पता चला कि कुछ घर ऐसे भी होते हैं जो बाहर से जन्नत लगते हैं और अंदर से आहिस्ता आहिस्ता जहन्नम बन जाते हैं। आप सुनने के लिए तैयार हो जाएं। मैं आपको बताता हूँ इन 16 किस्म के घरों के बारे में जहाँ अपनी बेटी का रिश्ता करना एक लाइफ टाइम का सबसे बड़ा पछतावा बन सकता है। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और ये हकीकत अगर आज नज़रअंदाज की गई तो कल आपकी बेटी की आंखों में आंसू बनकर वापस आएगी। अपनी बेटी का रिश्ता 16 किस्म के खानदानों में कभी भूल कर भी न करना। अपनी बेटी का रिश्ता इन 16 किस्म के घरों में कभी न करना, वरना पछताओगे। सबसे पहला घर ये है। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, ज़रा एक लम्हा रुक कर खुद से एक सवाल ज़रूर करें, क्या हम वाकई अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त हर पहलू को गौर से देखते हैं, या सिर्फ ज़ाहरी चीज़ों से मुतासिर होकर फैसले कर लेते हैं? खूबसूरत घर, अच्छी आमदनी, नरम गुफ्तगू और बज़ाहिर एक परफेक्ट माहौल, क्या यही सब कुछ है, या इसके पीछे कोई ऐसी हकीकत भी छुपी होती है जो वक्त गुजरने के साथ सामने आती है और दिल को अंदर से तोड़ देती है? याद रखें, बेटी का रिश्ता एक आम फैसला नहीं, ये एक मुकम्मल सिस्टम में दाखिल होने जैसा है। यहाँ सिर्फ एक फर्द नहीं बल्कि पूरा माहौल असरअंदाज होता है। अगर इस फैसले में जल्दबाजी हो जाए या सिर्फ ज़ाहरी चमक दमक को देखकर हाँ कर दी जाए तो बाद में यही फैसला ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट बन सकता है। हम अक्सर किस्मत का सहारा लेकर खुद को मुतमईन कर लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ने हमें सोचने समझने और अब्जोर करने की सलाहियत दी है। अगर हमने इन सब को नज़रअंदाज किया तो नुकसान सिर्फ एक लम्हे का नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी का हो सकता है। अपनी बेटी का रिश्ता इन 16 किस्म के घरों में कभी न करना, वरना पछताओगे। पहला घर वो होता है जहाँ रिश्तों के अंदर बज़ाहिर मोहब्बत का इजहार तो होता है, मगर इसके पीछे एक छुपी हुई हसद और जेलिसी मौजूद होती है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल और खुशगवार लगता है। साथ नरम लहजे में बात करती है, मुस्कुरा कर इस्तकबाल कहती है और बेटी को अपनी बेटी जैसी एहसास दिया जाता है। लेकिन वक्त के साथ साथ असर रवैया आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगता है। ऐसे माहौल में सास के दिल में एक गैर महसूस सी जलन मौजूद होती है, ख़ास तौर पर जब वो बहू की खूबसूरती, तालीम या शख्सियत की तारीफ होने लगती है। बज़ाहिर वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, मगर अंदर ही अंदर एक मुकाबले का जज्बा जन्म लेता है। यही जेलसी रिश्ते की फितरी गर्मी को कम कर देती है और एक खामोश फासले को पैदा कर देती है। इस घर में बहू को कभी मुकम्मल तौर पर दिल से कबूल नहीं किया जाता। इसकी हर कामयाबी को या तो मामूली बना दिया जाता है या किसी न किसी तरीके से इसका रुख बदल दिया जाता है। बाहर से ये सब कुछ महसूस नहीं होता, मगर घर के अंदर एक मुसलसल नफ्सियाती दबाव मौजूद रहता है। दूसरा घर वो होता है जहां रिश्तों की बुनियाद मोहब्बत और बाहमी एहतराम की बजाय सिर्फ कंप्रोमाइज़ पर रख दी जाती है। वहां शुरू से ही ये सोच गालिब होती है कि लड़की ने ही हर हाल में खुद को बदलना है, हर बात में एडजस्ट करना है और हर सूरत हाल में खामोशी इख्तियार करनी है। इसके बाद दूसरे फरीक की जिम्मेदारी या तब्दीली पर बहुत कम बात की जाती है। ऐसे माहौल में ताल्लुक एक बैलेंस रिलेशन नहीं रहता बल्कि एक साइड लोड बन जाता है। लड़की से मुसलसल ये तवक्को रखी जाती है कि वो हर चीज़ बर्दाश्त करे, हर इख्तलाफ को नज़रअंदाज करे
और हर सूरत हाल में खुद को ढाल ले। शुरू में ये सब सब्र और बर्दाश्त के नाम पर पेश किया जाता है, लेकिन वक्त के साथ ये एक मुस्तकिल ज़हनी दबाव में बदल जाता है। इस तरह के घर में जज्बाती बराबरी कम हो जाती है। एक तरफ सिर्फ तवक्कुआत होती हैं और दूसरी तरफ मुसलसल कुर्बानी। इस गैर मुतवाज़न सूरत हाल में बहू खुद को अक्सर अकेला महसूस करती है, जैसे इसकी अपनी ख्वाहिशात और राय की कोई अहमियत ही ना हो। वक्त के साथ ये मुसलसल कंप्रोमाइज़ इसकी ज़हनी थकन में इजाफा करता है, क्योंकि जहाँ सिर्फ एक ही फरीक से एडजस्ट की उम्मीद रखी जाए, वहाँ रिश्ता मोहब्बत की बजाय एक जिम्मेदारी बन जाता है। ऐसा माहौल बज़ाहिर ठीक नज़र आता है, मगर अंदर से ये ताल्लुक़ को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर और गैर मुतवाज़िन कर देता है। तीसरा घर वो होता है जहाँ ताल्लुकात की बुनियाद एहसासात या इज़्ज़त की बजाय माली हैसियत पर रख दी जाती है। वहाँ गुफ्तगू का मरकज़ अक्सर पैसा, आमदनी, खर्च और स्टेटस होता है। हर बात किसी न किसी तरह माली फ़ायदे या नुकसान के गिर्द घूमती है, जैसे रिश्ते नहीं बल्कि एक बिजनेस डील चल रही हो। ऐसे माहौल में इंसान की असल कदर इसके इखलाक या किरदार से नहीं बल्कि इसकी माली पोजीशन से लगाई जाती है। अगर कोई शख्स अमीर हो तो इसकी बात ज़्यादा अहम समझी जाती है, और अगर माली तौर पर तो इसकी राय भी कम वज़न रखती है। यही सोच आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर के रवैये को मुतासिर करती है। जब बेटी ऐसे माहौल में जाती है तो इसे जल्द ही एहसास होने लगता है कि यहाँ खलूस से ज़्यादा मुफाद को अहमियत दी जाती है। हर ताल्लुक़ किसी न किसी फ़ायदे से जुड़ा हुआ महसूस होता है, और मोहब्बत भी अक्सर शराइत के साथ नज़र आती है। इससे एतमाद और जज्बाती सुकून मुतासिर होता है। वक्त के साथ ये रवैया रिश्तों को एक गैर जज्बाती निज़ाम में बदल देता है और हिसाब किताब ज़्यादा होता है। चौथा घर वो होता है जहाँ अल्फाज तो शहद जैसे मीठे हों, मगर लहजे के अंदर एक छुपी हुई सख्ती दिल को आहिस्ता आहिस्ता ज़ख्मी कर देती है। ऐसे लोग पहली मुलाकात में बहुत पोलाइटेड और नरम मिजाज नज़र आते हैं, मुस्कुरा कर बात कहते हैं, तारीफ़ भी करते हैं, मगर इन्हीं जुमलों के दरमियान ऐसे अल्फाज शामिल कर देते हैं जो सीधे दिल पर लगती है। ऐसे घरों में रहने वाला हर फर्द बात करते वक्त एक छुपी हुई तनकीद या तुंद शामिल करता है, जिससे माहौल बज़ाहिर नॉर्मल दिखाई देता है मगर अंदर से बोझल होता है। बेटी ऐसे माहौल में रहकर खुद को हर वक्त जज होता है, महसूस करती है। इसे लगता है कि वो कभी भी काफ़ी नहीं है। वक्त गुजरने के साथ इसका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। वो अपनी बात खुलकर कहने से घबराने लगती है और दिल ही दिल में टूटती चली जाती है। पांचवा घर वो होता है जहाँ पूरे निज़ाम में मरकज़ सिर्फ एक ही फ़र्द बनाया जाता है, यानी बेटा। वहाँ बेटे को हर लिहाज से मुकम्मल, बेऐब और हर चीज़ का हकदार समझा जाता है, जैसे इससे आगे कोई जिम्मेदारी या इस्लाह की गुंजाइश ही ना हो। इसके बाद बहू को एक ऐसे किरदार के तौर पर दिखाया जाता है जिससे सिर्फ एडजस्टमेंट, बर्दाश्त और मुसलसल सेक्रीफाइस की तवक्को रखी जाती है। ऐसे माहौल में शुरू से ही तवाज़न ख़त्म हो जाता है। हर बात का रुख बेटी की तरफ होता है। इसकी तारीफ़ें बढ़ा चढ़ा कर दी जाती हैं। इसकी हर गलती को भी किसी न किसी बहाने से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन बहू के लिए म्यार मुख्तलिफ होता है। इसे हर वक्त परफेक्ट होने की तवक्को रखी जाती है। इसकी छोटी से छोटी गलती पर भी बड़ा मसला बनाया जाता है। वक्त के साथ ये रवैया एक खामोश नाइंसाफ़ी को जन्म देता है। बेटी जो इस घर में आती है वो खुद को बराबर का फ़र्द नहीं बल्कि एक अजाफी जिम्मेदारी महसूस करने लगती है। इस पर हर वक्त ज़हनी दबाव रहता है कि इसे हर हाल में खुद को साबित करना है, चाहे हालात कैसे भी हों। छठा घर वो होता है जहाँ घर का मर्द खुद मुख्तार फैसला करने की सलाहियत से महरूम होता है और हर छोटी बड़ी बात के लिए अपनी माँ या घर के बड़े अफराद की तरफ देखता है। वहाँ ये सूरत हाल वाज़ह तौर पर नज़र आती है कि गुफ्तगू के दौरान भी वो अपनी राय देने से पहले
किसी और की तरफ इशारा या मंजूरी का इंतज़ार कर। ये रवैया शुरू में शायद सादगी या अदब लगे, मगर हकीकत में ये कमज़ोर डिसीजन मेकिंग की अलामत होती है। ऐसे माहौल में मसला सिर्फ एक फ़र्द का नहीं रहता, बल्कि पूरे मुस्तकबिल के निज़ाम को मुतासिर करता है। जब घर का सरबराह खुद फैसला करने के काबिल ना हो तो हर मामला गैर यकीनी कैफियत का शिकार रहता है। शादी के बाद भी यही पैटर्न बरकरार रहता है, जहां बीवी के साथ ताल्लुक में भी फैसला कुन इख्तियार कहीं और मुंतकिल हो जाता है। इस सूरत हाल में इसकी बात सुनने वाला बराह रास्त इसका शौहर नहीं बल्कि एक पूरा नेटवर्क है। हर बात पहले फिल्टर होती है, फिर कहीं जाकर फैसला बनता है। इससे रिश्ते में फ्रीडम और एतमाद कम होने लगता है। वक्त के साथ ये कमज़ोरी सिर्फ घर के मामलात तक महदूद नहीं रहती, बल्कि रिश्ते की मजबूती को मुतासिर करती है। सातवां घर वो होता है जहां इंसानियत से ज़्यादा तंज और मजाक को तरजीह दी जाती है। ऐसे माहौल में कमज़ोर अफराद, गरीब रिश्तेदार या किसी भी मुश्किल सूरत हाल से गुजरने वाले लोगों के जज्बात का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। वहाँ किसी की मजबूरी को समझने के बजाय इस पर हंसी मजाक बनाया जाता है, इसकी तकलीफ़ को हल्का समझा जाता है। इब्तदाई तौर पर यह रवैया सिर्फ हल्की फुल्की बातों या मजाक के अंदर नज़र आता है, मगर वक्त के साथ ये गहरी सोच की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ऐसे घर में एम्पैथी यानी दूसरों के दर्द को महसूस करने की सलाहियत कम होती जाती है। हर बात को तफरीह या जुमलेबाजी के जाविये से देखा जाता है, चाहे सामने वाला कितना ही परेशान क्यों ना हो। इस किस्म के माहौल में बेटी जब जाती है तो इसे जल्द ही एहसास होने लगता है कि यहाँ जज्बात की कोई हकीकत नहीं। अगर वो किसी तकलीफ़ या मुश्किल का इजहार करे तो इसे संजीदगी से लेने के बजाय हल्का लिया जाता है या इस पर भी कोई तंग बात की जाती है। वक्त के साथ ये रवैया रिश्तों में दूरी पैदा करता है। आठवां घर वो होता है जहां फैसला साजी का पूरा इख्तियार एक ही सिमत में महदूद हो जाता है और घर की खवातीन को सिर्फ एक खामोश मौजूदगी तक महदूद कर दिया जाता है। वहां औरत मौजूद तो होती है, लेकिन इसकी राय को संजीदगी से लेने का रवाज नहीं होता। बात चाहे कितनी भी मुंतकी हो या तजर्बे पर मबनी हो, इसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है या गैर ज़रूरी समझ लिया जाता है। ऐसे माहौल में गुफ्तगू का अंदाज पहले से ही तयशुदा होता है कि कौन बोलेगा और किस की बात को अहमियत दी जाएगी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर एक गैर महसूस इम्प्लाइड सिस्टम बन जाता है, जहां औरत की आवाज़ सिर्फ रस्मी हद तक रह जाती है। वो अपने ख्यालात का इजहार करे भी तो इस पर गौर करने की बजाय या तो बात बदल दी जाती है या इसे खामोशी से आगे बढ़ा दिया जाता है। जब बहू ऐसे घर में कदम रखती है तो इसे जल्द ही ये एहसास होने लगता है कि यहाँ इसकी सोच, इसकी राय और इसका नुक्ता नज़र सेकेंडरी समझा जाता है। नवा घर वो होता है जहाँ ज़िंदगी का हर पहलू एक खामोश मुकाबले में बदल जाता है। वहाँ सादा बात भी सादा नहीं रहती। हर चीज़ को इस अंदाज से देखा जाता है जैसे कोई स्कोर कार्ड चल रहा हो। कौन बेहतर है, किसका घर ज़्यादा अच्छा है, किसकी बात ज़्यादा दुरुस्त है। हर मामले में एक गैर ज़रूरी सी कंपटीशन शामिल हो जाती है। शुरू में ये सब सिर्फ मामूली जुमलों या गैर संजीदा तबसरों की शक्ल में होता है, लेकिन आहिस्ता यही रवैया पूरे माहौल को मुतासिर करने लगता है। हर फर्द अपनी बर्तरी साबित करने की कोशिश में लगा देता है और दूसरों की कामयाबी को भी किसी न किसी अंदाज में कम दिखाने की कोशिश की जाती है। ऐसे माहौल में सुकून बहुत जल्द ख़त्म होने लगता है, क्योंकि जहन मुसलसल कंपेयर करने में लगा रहता है। रिश्ते मोहब्बत और ताउन की बजाय एक जहनी दबाव में बदल जाते हैं, जहां हर बात का मकसद जीत या बर्तरी साबित करना होता है। इस कैफियत में बेटी जो इस घर में आती है वो खुद को एक शरीक ज़िंदगी के बजाय एक मुकाबले का हिस्सा महसूस करने लगती है। 10वां घर वो होता है जहां ज़िंदगी के फैसले, उसूलों और रस्म व रवाज के नाम पर इतने सख्त बना दिए जाते हैं कि असल रूह यानी दीन की असल तालीमात पस मंज़र में चली जाती है।
वहाँ हर बात के लिए एक मुकर्रर तरीका तय होता है, चाहे वो अमली तौर पर कितना ही गैर ज़रूरी या मुश्किल क्यों न हो। हमारे घर का यही तरीका है, ये हमारी रवायत है। जैसे जुमले पर हर नई सूरत हाल पर हतमी दलील दी जाती है, ऐसे माहौल में लड़की की अपनी सोच और राय को आहिस्ता आहिस्ता कम अहम समझा जाने लगता है। इसे बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि इसकी इनफरादी समझ या फैसला इतना मोतबर नहीं जितना पहले से बने हुए रवाज। नतीजा ये निकलता है कि वो खुद को एक आज़ाद शख्सियत के बजाय फिक्स रोल में डालती है महसूस होती है। शुरू में ये सब बातें मामूली लगती हैं, मगर वक्त के साथ ये रवैया इसकी खुद एतमादी को मुतासिर करने लगता है। वो अपनी राय देने से पहले कई बार सोचती है, कहीं इसका अंदाज रवायत के ख़िलाफ़ तो नहीं समझा जाएगा। इस तरह इसकी शख्सियत आहिस्ता आहिस्ता दबने लगती है। 11वां घर वो होता है जहाँ ख़वातीन के दरमियान रिश्ते मोहब्बत और तावन के बजाय एक खामोश जेलसी और गैर महसूस कंपटीशन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। वहाँ सास, नंद, देवरानी या दीगर ख़वातीन बज़ाहिर तो एक ही छत के नीचे रह रही होती हैं, मगर अंदरूनी तौर पर हर किसी के दिल में खुद को बेहतर साबित करने या दूसरे से आगे निकलने का एहसास मौजूद होता है। शुरू में ये सब बहुत सब्टिबल लगता है, यानी बरह रास्त लड़ाई नहीं बल्कि रवायात के ज़ाहिर होते हैं। किसी की तारीफ को कम करना, किसी की कामयाबी को मामूली बना देना या खामोशी से किसी बात पर नापसंदीदगी जाहिर करना, ये सब इस माहौल का हिस्सा होता है। ऐसे माहौल में जब कोई नई बहू दाखिल होती है तो वो खुद को एक पहले से मौजूद गैर मरी मुकाबले के दरमियान पाती है। हर शख्स अपने अंदाज में इसे एलिवेट कर रहा होता है और हर वक्त इस दबाव में रहती है कि इसे हर एक के म्यार पर पूरा उतरना है। इससे इसका ज़हनी सुकून मुतासिर होने लगता है। वक्त के साथ ये जलसी रिश्तों में एतमाद और अपनायत को कम कर देती है। 12वां घर वो होता है जहाँ रिश्ते की बुनियाद इंसानी किरदार और ताल्लुक़ के बजाय माली फ़ायदे और जहेज़ पर रखी जाती है। वहाँ शुरू से ही गुफ्तगू का मरकज़ ये होता है कि लड़की क्या लाएगी, कितना लाएगी, इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। ये सोच रिश्ते को एक खालिस जज्बाती ताल्लुक़ की बजाय एक ट्रांजैक्शन बना दी जाती है। इब्तदाई तौर पर यह बातें नॉर्मल या माशरती रस्म समझकर की जाती हैं, लेकिन असल मसला तब शुरू होता है जब रिश्ते की कदर व कीमत का अंदाज़ा सिर्फ दागी और पैसों से लगाया जाता है। इस माहौल में इंसान की शख्सियत, इसकी तालीम, इसका अखलाक और इसकी नीयत पीछे चली जाती है और माली हैसियत सबसे अहम मेयार बन जाती है। तो इसे जल्द ही एहसास होने लगता है कि इसकी इज़्ज़त इसके किरदार से नहीं बल्कि इसके लाए हुए सामान से जुड़ी जा रही है। हर चीज़ का मुआवजा किया जाता है। हर बात में किसी न किसी दूसरी लड़की या ख़ानदान की मिसाल दी जाती है, जिससे एक मुसलसल ज़हनी दबाव होता है। वक्त के साथ ये रवैया रिश्ते में खलूस को कम कर देता है। 13वां घर वो होता है जहाँ गुफ्तगू का माहौल खुला और वाज़ह होने के बजाय बंद और महदूद रखा जाता है। वहाँ अगर कोई शख्स किसी बात की वजाहत के लिए सादा सा सवाल भी करे तो इसे शक या बदतमीज़ी के ज़ाविये से देखा जाता है। इस रवैये की वजह से वक्त के साथ घर के अंदर एक ऐसा कल्चर बन जाता है जहाँ सवाल करना नहीं बल्कि खामोश रहना ज़्यादा महफूज समझा जाता है। शुरू में यह रद्द अमल मामूली सा महसूस होता है, जैसे किसी बात को ज़्यादा तोल ना देने की आदत हो, मगर हकीकत में ये क्लैरिटी की कमी की अलामत होती है। ये सवाल करने पर बार बार शर्मिंदा किया जाता है तो इंसान अपनी कोजेलिटी को दबाने लगता है। इससे रिश्तों में खुलकर बातचीत का दरवाज़ा बंद होने लगता है। ऐसे माहौल में बेटी जब दाखिल होती है तो इसे ये एहसास होता है कि हर बात के पीछे गैर वाज़ेह पर्दा मौजूद है। वो अगर किसी फैसले या सूरत हाल को समझने की कोशिश करे तो या तो इसे डांट दिया जाता है या इसके सवाल को गैर ज़रूरी करार दे दिया जाता है। इससे इसके अंदर एतमाद कम होने लगता है।
वक्त के साथ ये रवैया ताल्लुकात में दूरी पैदा करता है। 14वां घर वो होता है जहाँ मजहबी बातों और दीनी उसूलों को एक तरफा तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि सब्र, बर्दाश्त और खामोशी जैसे खूबसूरत दीनी अल्फाज को सिर्फ बहू के लिए लाजिम करार दिया जाता है, जबकि घर के दीगर अफराद खुसूसन मर्द की जिम्मेदारियों पर कम बात की जाती है। इब्तदाई तौर पर ये सब बातें नसीहत और इखलाकी तालीम के अंदाज में पेश की जाती हैं, मगर वक्त के साथ इनका रुख बदल जाता है। जहाँ बहू से हर हाल में खामोश रहने की तवक्को रखी जाती है, चाहे हालात कितने भी गैर मुतवाज़िन क्यों ना हो। ऐसे माहौल में जब इंसाफ और ज़िम्मेदारी का बैलेंस ख़त्म हो जाए तो रिश्तों में एक खामोश नाइंसाफ़ी पैदा होने लगती है। 15वां घर वो होता है जहां माजी के रिश्तों को याद करने का अंदाज भी मनफी बना दिया जाता है। वहां जब भी पुरानी बहू का जिक्र आता है तो गुफ्तगू का रुख हमेशा शिकायत, तनकीद और इल्ज़ाम की तरफ चला जाता है। हर साबका बहू को किसी न किसी गलती का जिम्मेदार ठहरा कर पेश किया जाता है, जैसे घर के अंदर होने वाली हर मुश्किल की जड़ सिर्फ वही रही हो। शुरू में ये बातें सिर्फ पुरानी यादों या तजर्बात के तौर पर सुना दी जाती हैं, मगर वक्त के साथ ये एक मुस्तकिल माइंड सेट की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ऐसे माहौल में एक ख़ास सोच परवान चढ़ती है कि मसला कभी घर के निज़ाम या रवैयों में नहीं होता, बल्कि हमेशा सामने वाले फ़र्द में होता है। यही जहनीत नए आने वाले रिश्तों पर भी असरअंदाज होने लगती है। जब कोई नई बहू इस घर में दाखिल होती है तो इसे गैर शऊरी तौर पर पहले ही से एक ख़ास नज़र से देखा जाता है। माजी की कहानियाँ इसके जहन पर भी एक धब्बा डाल देती हैं, जैसे इसे पहले ही साबित करना हो कि वो भी वैसे नहीं है जैसे पिछली बहू को कहा जाता है। वक्त के साथ ये रवैया एतमाद और खुलेपन को कम कर देता है। 16वां घर वो होता है जहाँ रिश्ते का आगाज ही में तवाज़ुन और एहतराम को बुनियादी असूल कमज़ोर पड़ जाता है। वहाँ जब बेटी के वालिदैन से मुलाकात या बातचीत होती है तो इनकी राय, इनके सवालात और इनके जज्बात को वो अहमियत नहीं दी जाती जो एक संजीदा रिश्ते में देनी चाहिए। गुफ्तगू के अंदाज से ही ये एहसास होने लगता है कि इनकी बात को मुकम्मल तवज्जो के साथ नहीं सुना जा रहा। शुरू में ये रवैया शायद मामूली सा लगे, जैसे सिर्फ रस्मी बातचीत का अंदाज हो, मगर हकीकत में ये गहरी सोच की अलामत होती है। जहाँ वालिदैन की इज्जत को इब्तदा ही में नज़रअंदाज किया जाए तो ये एक खामोश पैगाम बन जाता है कि मुस्तकबिल में भी बेटी के लिए वही तरजीहात करार रहेंगी। अब सोचें, जब आपकी बेटी आपके घर से रुखसत होगी तो क्या आप सिर्फ इसके जहेज, इसके लिबास की फ़िक्र करेंगी या इसके दिल और मुस्तकबिल की भी? ये 16 घर बाहर से बहुत परफेक्ट लगते हैं, मुस्कुराते चेहरे, महंगी दीवारें, नरम गुफ्तगू, लेकिन अंदर अंदर वो एक जहरीला ज़ख्म बन जाते हैं जो वक्त के साथ गहरा होता चला जाता है। अपनी बेटी को कोई रिश्ता नहीं, एक महफूज पनाह चाहिए, एक ऐसा घर जहां इसकी इज्जत हो, इसकी राय हो, इसकी मुस्कुराहट की कदर हो। इसलिए अगले रिश्ते की बात आए तो बस एक काम कीजिए, आंखें बंद न कीजिए, दिल और दिमाग दोनों को खुला रखिए और याद रखें, बेटी का रिश्ता एक लम्हे का फैसला नहीं, ये इसकी पूरी ज़िंदगी का निज़ाम है। अगर आपने इन 16 ख़ानदानों से बचकर रिश्ता किया तो यकीन मानिए आपने अपनी बेटी को ना सिर्फ एक घर दिया बल्कि एक खुशगवार ज़िंदगी भी दी। अब फैसला आपका है। सोच समझकर, गौर से और सबसे बढ़कर अपनी बेटी की खुशी को सबसे ऊपर रख कर, क्योंकि एक माँ का सबसे बड़ा ईमान अपनी बेटी की आंखों में हमेशा मुस्कुराहट देखना होता है। वस्सलामु अलैकुम।